Hello friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कुछ लॉस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. एंड इन दिस प्रीवियस वीडियो फ्रेंड वी आर डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व. ये चीज़ को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है फ्रेंड. तो अगर इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है ब्लैक बॉडी. इसमें स्मॉल पोर होता है फ्रेंड, जहाँ से हमारा जो वाइट लाइट है वो यहाँ से इंटर करता है. और जो इसकी कैविटी है उसमें हम लोग ब्लैक कलर का इस तरीके से हम लोग कोटिंग किए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये वाइट लाइट को, जहाँ पर ये डिफरेंट वेवलेंथ इसमें मिक्सचर रहता है जो वाइट लाइट में, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर ये सभी वेवलेंथ को हमारा जो ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. राइट. अब इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें डिफरेंट इंटेंसिटी या वेवलेंथ के लाइट एमिट होते हुए हमें दिखाई देता है, जिससे हम लोग इस कर्व के जरिए से समझते हैं कि जब हम लोग मिनिमम टेम्परेचर देते हैं तो कौन सा कलर और कौन सा रीजन में हमें रेडिएशन देखने को मिलता है. ये सारी चीज़ हम लोग इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के जरिए से समझते हैं जी. और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में कि लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रहा है. राइट. अब इसके बाद हम लोग यहाँ से मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं या जा रहे हैं, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होगा, वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा. लेकिन ये लैम्डा मैक्सिमम क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारा है लैम्डा मैक्सिमम पॉइंट. इसका मतलब ये होता है कि हमारा 4000 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है. और कौन से रेडिएशन ज़्यादा एमिट हो रहा है, रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेवलेंथ होता है वो रेडिएशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है. इट मीन्स जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो हमें रेड कलर का दिखाई देगा. राइट. और इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के जरिए से हम लोग स्टार के टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये चीज़ हम लोग आगे अभी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम लोग अभी क्लियर करेंगे. तो ये होता है फ्रेंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व. राइट. तो इस तरीके से हमें किसी भी ब्लैक बॉडी में अगर हम लोग उसको रेडिएशन दे रहे हैं और वो सभी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट देने पर वो सभी लाइट को एमिट कर रहा है, तो इस तरीके से हमें कर्व देखने को मिलता है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए. तो इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉस है. इसमें पहला है हमारा है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इन्होंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक लॉ दिया, जिसे हम लोग कहते हैं जी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. राइट. अब याद रखिएगा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम लोग आगे क्लियर करेंगे अभी. तो देखिए विन्स शो दैट द वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली लिखे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के. राइट. और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, जहाँ पर बी होता है हमारा विन्स कांस्टेंट, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इतना होता है 2.8979 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. राइट. ये होता है इसका यूनिट मीटर केल्विन, याद रखेंगे. अब इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डिस्प्लेसमेंट लॉ को. तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं इस लॉ को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/t मतलब एग्जैक्ट होता क्या है. तो यहाँ पर देखिए विलियम विन्स एक्सप्लेन द फिनोमिना थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना. इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से इस फिनोमिना को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. एंड सेड दैट एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज, है ना, एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द डोमिनेटिंग वेवलेंथ, इट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम, है ना, dominating wavelength of radiation to be radiated appears to be displaced to a shorter wavelength. This is called Wien's displacement law. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं किसका, ब्लैक बॉडी का, तो हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है वो इस तरीके से राइट टू लेफ्ट ये शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये डिस्प्लेस हो रहा है. इस तरीके से ये राइट टू लेफ्ट ये डिस्प्लेस हो रहा है. इसे ही हम लोग कहते हैं जी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. राइट. तो इन्होंने इस तरीके से हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है इसको एक्सप्लेन किया. तो ये
ओवरऑल ये ठीक जा रहा था, यहाँ तक तो ये ठीक है फ्रेंड कि इस तरीके से राइट टू लेफ्ट हम लोग जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम है वो इस तरीके से डिस्प्लेस होता है, राइट। इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है राइट टू लेफ्ट ये डिस्प्लेस हो रहा है। इतना चीज़ क्लियर है। अब ये जो लॉ है फ्रेंड ये क्यों फेल हुआ वो चीज़ देखते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब इसके बाद ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये फेल क्यों हुआ उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाई विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, राइट। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन दिस शॉर्टर वेवलेंथ पार्ट वेरी वेल, है ना, कि किस तरीके से हमारा जो वेवलेंथ है या लैम्डा मैक्सिमम है वो राइट टू लेफ्ट इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा है, राइट। उसके बाद देखिए, एज वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ द फिगर what kind of wavelength is there is shorter side than a longer wavelength shift occur, but the curve at longer wavelength could not be explain this, है ना, कि किस तरीके से हमारा जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ से यानी कि राइट टू लेफ्ट ये शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ को तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये जो हमारा जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये कुछ अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। नाउ वी फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ द टेम्परेचर डिक्रीजेज, है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ ये शिफ्ट हो रहा है हमारा लैम्डा मैक्सिमम, ये चीज़ तो बता रहा है हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम है उसका पोजीशन क्या होगा, या किस तरफ ये शिफ्ट होगा, इस चीज़ को हमारा जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यही इसका फेलियर है। किस तरीके से हमारा जो कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से जो शिफ्ट हो रहा है उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसको बस एक्सप्लेन कर पा रहा है, राइट। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, नाउ वी फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ द टेम्परेचर डिक्रीजेज the lambda maximum will displace toward longer wavelength, and even at T is equal to 0 temperature we will get lambda maximum, which means even any temperature at any temperature we will definitely get a dominating wavelength। इसका मतलब ये है कि T0 टेम्परेचर पे हमें डोमिनेटिंग वेवलेंथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए, इस तरीके से ये डिस्प्लेस हो रहा है। हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम है वो ये तो ठीक है, लेकिन T0 टेम्परेचर पे भी इस तरीके से हमें लैम्डा मैक्सिमम मिलना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ ये हमारा जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये हमें बता नहीं पाता, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए ये जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद आते हैं जी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। इन्होंने क्या कहा वो देखिए। तो इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए अपना ये लॉ दिया फ्रेंड स्टेफन एंड बोल्ट्जमैन ने। इसके हिसाब से क्या होता है देखिए, एमिसिव यानी कि रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स इज इक्वल टू सिग्मा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पर हमारा सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जी 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ हीट, और टी इज इक्वल टू होता है जी टेम्परेचर। यह भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा आगे देखिए, उसके बाद ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने लिखा है, इससे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी देखा है फ्रेंड अमाउंट ऑफ हीट, और ये अमाउंट ऑफ हीट यानी कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एमिट हो रहा है जो एनर्जी, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। और एनर्जी जो है वो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम में कितना निकल रहा है उस चीज़ का ये अमाउंट है। अमाउंट ऑफ हीट का मतलब यही होता है। और ये जो हीट होता है फ्रेंड अमाउंट ऑफ हीट, वो इज इक्वल होता है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पर Q होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेट, A इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया, T इज इक्वल टू होता है टाइम, और कैपिटल T मतलब होता है जी टेम्परेचर।
इट मीन्स इसे आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इस लॉ को। जैसे ये हमारा गैस चूल्हा होता है फ्रेंड, इसमें एक बर्नर छोटा और एक बर्नर बड़ा होता है। तो इस सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसका सरफेस एरिया बड़ा है फ्रेंड इसके कंपैरिजन में छोटे बर्नर के, तो यहाँ पर ये जो फ्लेम है इससे ज़्यादा निकलेगा, इससे ज़्यादा निकलेगा ना जी। और सेम इसी तरीके से जो अगर हमारा ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये हमारा है जो सरफेस एरिया बड़ा है वो वाला हमारा ब्लैक बॉडी है, और ये हमारा छोटा सरफेस एरिया वाला ब्लैक बॉडी है। तो सेम टेम्परेचर हम लोग देंगे, लेकिन इसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इससे जो हीट है या एनर्जी है वो ज़्यादा निकलेगा। इस जो लॉ है उसका यही मतलब होता है फ्रेंड। इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से होता है। और इसका हम लोग SI यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए Q मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेट, इसे हम लोग जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्या है हमारा सरफेस एरिया, इसे हम लोग सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर की मदद से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका यूनिट इस तरीके से होता है। और टाइम का क्या होता है सेकेंड, और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, राइट। और हम लोग जूल और सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, वॉट, है ना। और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और इसे हम लोग अगर ऊपर लिखते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, वाट मीटर टेम्परेचर -4, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका SI यूनिट निकालते हैं। और ये होता है जी हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इन्होंने यही बताया कि अगर ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है जी, तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट लिख लेगा, एनर्जी लिख लेगा, है ना, जबकि उनमें टेम्परेचर हम लोग सेम दे रहे हैं, लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है जी तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज़्यादा निकलेगा, राइट। इसके बाद इसमें है फ्रेंड रेले जीन्स लॉ। तो इन्होंने अपने हिसाब से हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अपने लॉस एंड इक्वेशन दिए, जिसके हिसाब से क्या होता है देखिए इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। रेले एंड जीन्स टुक द हेल्प ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक। इन्होंने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम का हेल्प लिया है हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके हिसाब से क्या होता है, एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल इज डूइंग रोटेशन और वाइब्रेशन, इन बोथ ऑफ दिस केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दी एनर्जी विल बी हाफ kT और kBT। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करे या फिर रोटेट करे या फिर ट्रांसलेशन करे, उसका जो एनर्जी होगा वो हाफ kT होगा अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू रेले एंड जीन्स लॉ, है ना। इसके बाद देखिए रेले एंड जीन्स यूज्ड दिस थ्योरम एंड अप्लाइड इट टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, राइट। According to this theorem, the energy for each mode of radiation will be half kT, right। इसको यहाँ पर ये इन्होंने अपने प्रेडिक्शन के जरिए से ये यहाँ पर बताया है। किस तरीके से देखिए, मोड मीन्स क्या होता है, ये सेम साइज़ के बॉक्स हैं, तो यहाँ पर एक वेवलेंथ फिट है तो इसका मोड कितना हुआ, एक हुआ, है ना। और यहाँ पर दो वेवलेंथ फिट है, सेम साइज़ का बॉक्स है ना ये तीनों, तो यहाँ पर इसका मोड कितना हुआ 2 और यहाँ पर 3, तो इसका एनर्जी कितना होगा, ये हाफ kT होगा, ये 2/2 kT होगा, ये 3/2 kT होगा। ये आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ क्या है। उसके बाद देखिए we can see with the help of the graph that the mode increases from longer wavelength to shorter wavelength, है ना। longer wavelength इस तरीके से लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है और longer wavelength टू shorter wavelength की तरफ इस तरीके से आते हैं, तो मोड क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। कैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर देखिए इस ग्राफ की मदद से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये लेफ्ट है हमारा और ये राइट है, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये मोड इंक्रीज हो रहा है, राइट। इस तरीके से ये मोड इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या चेंजेस देखने को मिलता है या इसका क्या मतलब होता है, ये आगे देखिए। तो देखिए इस तरीके से ये चेंज होते जा रहा है। सेम ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरह है, यहाँ पर ये मोड की जरिए से समझाया है और वहाँ पर हमें लैम्डा मैक्स की जरिए से इस डिस्प्लेसमेंट को समझाया था, राइट। उसके बाद देखिए एंड एट वन प्लेस इट सीम दैट द वेवलेंथ इज गेटिंग स्मॉलर फॉर यूवी एक्सरे एंड गामा रीजन, सो
Rayleigh Jean's law in UV region predict huge amount of energy radiation. This is called UV कैटेस्ट्रॉफी, है ना। इसे हम लोग कहते हैं जी यूवी कैटेस्ट्रॉफी। मीन्स देखिए इस तरीके से ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस तरीके से हम लोग राइट टू लेफ्ट इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है। हम लोग अगर मोड के जरिए से हम लोग इसे समझे तो ये एक मोड है, यानी कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इस तरीके से रहेगा। अगर ये इसका मोड 2 है तो इस तरीके से ये डिस्प्लेस होते रहेगा। 3 है तो इस तरीके से डिस्प्लेस होते रहेगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये यूवी रीजन या एक्सरे एंड गामा रीजन में पहुंचता है तो ये जो रेले एंड जीन्स लॉ है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रेडिएट हो रहा है, ये प्रिडिक्ट करता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जी यूवी कैटेस्ट्रॉफी, राइट। इसे ही हम लोग कहते हैं यूवी कैटेस्ट्रॉफी। तो इसी के कारण फ्रेंड हमारा जो ये रेले एंड जीन्स लॉ है वो फेल होता है, क्योंकि देखिए ना इस तरीके से हमारा मोड इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए था, लेकिन ये यूवी रीजन या गामा एंड एक्सरे रीजन में आता है तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रिडिक्ट करता है, यानी कि इस तरीके से कर्व इस तरीके से हो जाता है, राइट। जाना तो इस तरीके से चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से यूवी रीजन में आता है तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रेडिक्ट करता है, इस तरीके से ये टिल्ट हो जाता है। तो ये रेले एंड जीन्स लॉ यहाँ पर ये अच्छे से नहीं बता पाता ये क्यों होता है। तो ये भी जो लॉ है वो एक हिसाब से हमारे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है इसको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट। और ये होता है हमारा रेले एंड जीन्स लॉ का इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये हमारा है रेले एंड जीन्स लॉ। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें डिफाइन करता है नंबर ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है 1 2 3 4 5 इस तरीके से मोड इंक्रीज होते जाते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ इस तरीके से। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट हमें क्या डिफाइन करता है, एवरेज एनर्जी को डिफाइन करता है ना, के टी, यानी कि हमारा है एवरेज एनर्जी, या फिर हम इसे के बी टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए टू दिस इक्वेशन यानी कि रेले एंड जीन्स लॉ के हिसाब से ऑसिलेटर यानी कि रेडिएशन शुड बी ऑसिलेट, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है देयर इज़ नो डिफरेंट ऑन देयर फ्रिक्वेंसी व्हेन द एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल विल बी के टी, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए इसे मैंने इस एग्जांपल के जरिए समझाया था कि अगर वो वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है या फिर ट्रांसलेशन में ही क्यों ना हो, उसका जो एवरेज एनर्जी है वो के टी होगा, राइट। और ये इस इक्वेशन के जरिए से हम लोगों ने भी देखा था कि ये पार्ट 2 किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसके एवरेज एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू रेले एंड जीन्स लॉ। लेकिन इसे मैक्स प्लैंक ने चैलेंज किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जी, अगर वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है रेडिएशन जो है तो उसका जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी वो सेम नहीं होगा, उसका एनर्जी है वो डिफरेंट होगा। इसे ही अपने इस लॉ के जरिए से, प्लैंक्स लॉ के जरिए से, अपने पॉस्टुलेट के जरिए से प्रूफ किया है मैक्स प्लैंक ने। तो यहाँ पर देखिए बट मैक्स प्लैंक वेंट बियॉन्ड दी थ्योरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बियॉन्ड जाकर ये कहा कि दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एवरेज एनर्जी के टी कह देना, क्योंकि वो ऑसिलेटर जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, राइट। ही सेड दैट इफ़ द ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी देन इट्स एनर्जी विल बी डिफरेंट, है ना, उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, ना कि के टी होगा, उसका एवरेज एनर्जी के टी कह देना ये चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ कौन कह रहा है, मैक्स प्लैंक जी कह रहे हैं, राइट। उसके बाद देखिए प्लैंक्स लॉ, और ये प्लैंक्स लॉ किसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के हम लोग यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ रहे हैं ना। और अभी तक कोई भी हम लोग लॉ पढ़े, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ और रेले एंड जीन्स लॉ, ये हमें अच्छे से ये जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद प्लैंक ने बियॉन्ड द क्लासिकल फिजिक्स जाकर ये अपना ये इक्वेशन या लॉ दिया, इसके हिसाब से जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है इसको ही हमारे प्लैंक जी जो है वो एक्सप्लेन कर पाए, उसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ इफ़ एन ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग with a frequency nu then the energy of oscillator will be multiple of nu and a very small number, right। और वो very small number कौन सा होगा, that is Planck constant, जिसका वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट। और ये होता है हमारा प्लैंक्स इक्वेशन होता है, जहाँ पर h इज इक्वल टू होता है जी प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो न्यू है वो उसका फ्रीक्वेंसी है, और ये जो ये है वो स्मॉल नंबर है जो कि है प्लैंक कांस्टेंट। इसके बाद आगे देखिए इन दिस वे अकॉर्डिंग टू दी प्लैंक, है ना,
द एवरेज एनर्जी KT ऑफ द ऑस्किलेटर डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर, है ना, ऑस्किलेटर के फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय एच न्यू, राइट। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारे जो कैविटी है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक से ज़्यादा रेडिएशन एमिट हो रहा है और उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए एवरेज एनर्जी क्या होगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का हेल्प लिया और उससे हम लोगों को एवरेज वैल्यू के लिए या एवरेज एनर्जी के लिए ये इक्वेशन मिला फ्रेंड। और रेले जीन्स लॉ में क्या था कि एवरेज एनर्जी को किसी भी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करे, हमारा ऑसिलेटर है वो KT हम लोगों ने माना था, है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये हमारे मैक्स प्लैंक ने कहा और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जरिए से हम लोगों के लिए एवरेज एनर्जी ये होगा, इस तरीके से ये कैलकुलेट करके बताया और ये इक्वेशन दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरीके से हम लोग रेले जीन्स लॉ में इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, इसे भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। और ये जो इक्वेशन है प्लैंक्स लॉ का जो इक्वेशन है, ये हम लोग फ्रिक्वेंसी के टर्म में यहाँ पर लिखे हैं, इसे हम लोग चाहे तो लैम्डा के टर्म में भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो ये क्या शो करता है, जो ये लैम्डा वाला टर्म है ये डिक्रीजिंग कर्व को इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करता है और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो इंक्रीजिंग कर्व को ये हमें एक्सप्लेन करता है। तो जब हम लोग दोनों ग्राफ को मर्ज कर देते हैं तो लो वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी या उसकी इंटेंसिटी लैम्डा की एक्सपोनेंशियल टर्म को ये फॉलो करता है, तो ये डोमिनेटिंग हो जाता है। और जब हम लोग वेवलेंथ वाले इसको फॉलो करता है लैम्डा वाले टर्म को, तो ये वाला जो कर्व है, जो डिक्रीजिंग कर्व है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों कर्व को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, हमारा प्लैंक्स लॉ है वो। सो ये था फ्रेंड हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड जो लॉस है वो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।